आज है 16 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं आज भारतीय बाजार की दिशा कैसी रह सकती है। कल बाजार बंद होने के बाद किन स्टॉक को लेकर बड़ी खबरें आई हैं जिन पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए। एआई लिंक्ड स्टॉक्स के दबाव के साथ वॉल स्ट्रीट ने हफ्ते की शुरुआत कमजोर नोट पर की। शुरुआती तेजी ज्यादा देर नहीं टिकी और अहम जॉब्स रिपोर्ट से पहले निवेशकों ने सतर्कता दिखाते हुए मुनाफा वसूली की, जिससे बाजार नीचे बंद हुआ। डाउ जोन्स दिन के ऊपरी स्तर से करीब 260 अंक फिसलकर फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुआ। S&P 500 और खासतौर पर नैस्डैक ने कमजोर प्रदर्शन किया, जहां नैस्डैक करीब 0.6% गिरा और टेक शेयरों में दबाव साफ दिखा। एआई से जुड़े बड़े शेयरों में बिकवाली ज्यादा दिखी, जिसमें ब्रॉडकॉम और EMD जैसे नाम शामिल रहे। इन शेयरों में लगातार सेल ऑफ ने नैस्डैक पर सबसे ज्यादा असर डाला और टेक सेक्टर की कमजोरी उभर कर आई। ऑरेकल के शेयरों में भी गिरावट जारी रही और स्टॉक करीब 3% और नीचे आ गया, भले ही ये नैस्डैक का हिस्सा नहीं है। हालांकि पूरी टेक थीम कमजोर रही, लेकिन कुछ चुनिंदा शेयरों ने नुकसान को थोड़ा संभाला। एनवीडिया और मेटा में निचले स्तरों पर खरीदारी देखने को मिली, जिससे बाजार को आंशिक सहारा मिला। इसका मतलब ये रहा कि निवेशक पूरी तरह एआई थीम से बाहर नहीं जा रहे, बल्कि चुनिंदा मजबूत कंपनियों को चुन रहे हैं। एआई शेयरों की वैल्यूएशन को लेकर वॉल स्ट्रीट पर साफ मतभेद दिखा। RGA इन्वेस्टमेंट्स का मानना है कि एआई की कहानी में दम है, लेकिन कई शेयर पहले ही ऐसे दाम पर ट्रेड कर रहे हैं जैसे रिजल्ट मिल चुके हों। नेशनवाइड के मार्क हैकेट का कहना है कि मौजूदा कमजोरी सेक्टर की नहीं बल्कि कुछ कंपनियों तक सीमित है। उनके मुताबिक बाजार सिर्फ खुद को दोबारा संतुलित कर रहा है, न कि एआई इंडस्ट्री से भरोसा खो रहा है। अब निवेशकों की नज़र पूरी तरह US नॉन फार्म पेरोल्स रिपोर्ट पर टिकी है, जो आज शाम जारी होगी। अनुमान है कि नवंबर में करीब 50,000 नई नौकरियां जुड़ेंगी और बेरोजगारी दर 4.5% रह सकती है। मॉर्गन स्टैनली के माइक विल्सन के मुताबिक बाजार फिर से गुड इज बैड, बैड इज गुड वाले दौर में लौट आया है। यानी अगर जॉब्स डेटा कमजोर आता है तो फेड से राहत की उम्मीद बढ़ेगी और बाजार ऊपर जा सकता है। जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर भी हलचल बनी हुई है, जहां रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर शांति वार्ता पर नजर है। US अधिकारियों के मुताबिक कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी है और EU नेताओं ने US बैक्ड सुरक्षा गारंटी का स्वागत किया है। जॉब्स डेटा के अलावा आज US में अक्टूबर के रिटेल सेल्स और बिजनेस इन्वेंट्री के आंकड़े भी आने वाले हैं। ये डेटा उपभोक्ता मांग और आर्थिक रफ्तार को लेकर बाजार की अगली दिशा तय कर सकते हैं। इंडियन स्टॉक्स के ADR मोर्चे पर मिलाजुला रुख देखने को मिला। इन्फोसिस ADR लगभग सपाट रहा। विप्रो ADR में करीब 1.4% की मजबूती दिखी, जबकि HDFC बैंक ADR और ICICI बैंक ADR हल्की चाल के साथ सीमित दायरे में रहे। ट्रैवल और फार्मा से जुड़े ADRs में हल्की मजबूती दिखी, जहां मेक माई ट्रिप और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स में बढ़त रही। यात्रा ऑनलाइन ADR भी ऊपर बंद हुआ, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज GDR में मामूली तेजी और एक्सिस बैंक ADR में कोई बदलाव नहीं दिखा। कल निफ्टी 50 ने अपनी 2 दिन की तेजी तोड़ दी और हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इंडेक्स अभी भी अपने सभी अहम मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है। फिलहाल 26,032 के आसपास बॉलिंजर बैंड का मिड लेवल एक अहम बाधा बना हुआ है। अगर निफ्टी 50 दोबारा 26,050, 26,100 के ऊपर टिक जाता है तो आने वाले सेशंस में 26,200 से 26,300 तक की तेजी संभव है। लेकिन जब तक ये लेवल पार नहीं होता, तब तक बाजार 25,700 से 26,100 की रेंज में कंसोलिडेट करता दिख सकता है। टेक्निकल संकेतों की बात करें तो डेली चार्ट पर बुलिश कैंडल बनी है, जो पॉजिटिव है, लेकिन पिछला हाई पार नहीं हो पाया। RSI करीब 53 के आसपास है, यानी न ज्यादा मजबूती है और न ही कमजोरी, जो साइडवेज मूवमेंट की ओर इशारा करता है। निफ्टी 50 के लिए ऊपर की तरफ 26,050 से 26,130 का जोन तुरंत रेजिस्टेंस रहेगा, जबकि नीचे की तरफ 25,900 और 25,750 का लेवल मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। इन लेवल्स के आसपास ही बाजार की दिशा तय होती दिखेगी। ऑप्शंस डेटा बताता है कि निफ्टी में 26,200 के आसपास सबसे ज्यादा कॉल पोजीशन है, यानी ये लेवल शॉर्ट टर्म में बड़ा रेजिस्टेंस बन सकता है। वहीं 25,900 स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा पुट पोजीशन है, जो नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट का संकेत देता है। पुट कॉल रेशियो बढ़कर 1.18 पर पहुंच गया है, जो ये दिखाता है कि बाजार में अभी हल्का बुलिश झुकाव बना हुआ है।
आम भाषा में कहें तो गिरावट पर खरीदारी का भरोसा अभी खत्म नहीं हुआ है। बैंक निफ्टी ने ज्यादा मजबूती दिखाई और गिरते हुए ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। यह संकेत देता है कि बैंकिंग सेक्टर में धीरे धीरे पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है। बैंक निफ्टी के लिए 59,500 का लेवल बेहद अहम है, क्योंकि इसी स्ट्राइक पर कॉल और पुट दोनों तरफ भारी पोजीशन देखने को मिल रही है। इसके ऊपर टिकने पर 60,000 की तरफ मूव बन सकता है, जबकि नीचे 59,000 सपोर्ट रहेगा। बैंक निफ्टी के टेक्निकल इंडिकेटर्स जैसे RSI और स्टोकास्टिक RSI सुधार दिखा रहे हैं, लेकिन MACD अब भी पूरी तरह मजबूत नहीं है। इसका मतलब है कि तेजी संभव है, लेकिन फिलहाल सतर्क रहना जरूरी है। इंडिया विक्स हल्का बढ़कर करीब 10.25 पर पहुंचा है, लेकिन अभी भी निचले स्तर पर है। इसका सीधा मतलब ये है कि बाजार में घबराहट नहीं है और बड़ी गिरावट की आशंका फिलहाल कम है। फंड फ्लो की बात करें तो कल इंडेक्स फ्यूचर्स में 475 करोड़ रुपए की नेट खरीद देखने को मिली, जो ये दिखाती है कि बड़े खिलाड़ी इंडेक्स को लेकर अभी पूरी तरह नेगेटिव नहीं है। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स में 2,297 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली रही, जिससे साफ है कि फिलहाल निवेशक चुनिंदा शेयरों में मुनाफा वसूली कर रहे हैं। ऑप्शन सेगमेंट में दबाव थोड़ा ज्यादा नजर आया, जहां इंडेक्स ऑप्शंस में 6,756 करोड़ रुपए और स्टॉक ऑप्शंस में 538 करोड़ रुपए की नेट बिकवाली दर्ज की गई। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स अभी बड़े डायरेक्शनल बेट्स लेने से बच रहे हैं और बाजार में कंसोलिडेशन के साथ सावधानी भरा रुख अपनाए हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी इस समय 26,105 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो पिछले क्लोज 26,011 से ऊपर है। इसका मतलब है कि भारतीय बाजार की ओपनिंग आज हल्की पॉजिटिव रह सकती है। ऊपर की तरफ 26,124 और नीचे 25,980 का लेवल देखने को मिला है। डॉलर के मुकाबले रुपया करीब 90.72 के स्तर पर है। कमजोर रुपया इंपोर्ट महंगे करता है। MCX पर कच्चा तेल करीब 5,963 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसमें लगभग 1.23% की गिरावट देखने को मिली है। 15 दिसंबर को FII करीब 1,468 करोड़ रुपए के नेट सेलर रहे, यानी विदेशी निवेशकों ने बिकवाली की। वहीं DII करीब 1,792 करोड़ रुपए के नेट खरीदार रहे, जिससे बाजार को सपोर्ट मिला। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जिन पर कल बाजार बंद होने के बाद बड़ी अपडेट्स निकल कर आई थीं, जिनका असर आज शेयर बाजार में इनके स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन सभी स्टॉक्स पर नजर बनाए रखनी चाहिए। वारी एनर्जीज ने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी ग्रुप स्ट्रक्चर को और मजबूत किया है। वारी फॉरएवर एनर्जीज की पूरी तरह स्वामित्व वाली नई सब्सिडियरी इकोफ्लक्स रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड को 15 दिसंबर 2025 को शामिल किया गया है, जिसका मकसद पावर जनरेशन से जुड़े प्रोजेक्ट्स को अलग प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाना है। डेलीवेरी ने अपने डेलीवेरी डायरेक्ट ऐप के जरिए मुंबई और हैदराबाद में ऑन डिमांड इंट्रा-सिटी सर्विस शुरू की है, जहां 15 मिनट के अंदर पिकअप का वादा किया जा रहा है। इसके साथ अब ये इंट्रा-सिटी डिलीवरी सर्विस दिल्ली, NCR, बेंगलुरु और अहमदाबाद समेत कुल 5 शहरों में उपलब्ध हो गई है। सोलेक्स एनर्जी ने भारत में नेक्स्ट जनरेशन सोलर ऑटोमेशन और स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मलेशिया की TT विजन के साथ करार किया है। ये पार्टनरशिप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टैलेंट डेवलपमेंट के जरिए कंपनी की सोलर वैल्यू चेन को मजबूत कर सकती है। HCL टेक्नोलॉजीज ने औरोबे टेक्नोलॉजीज के साथ अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप को और विस्तार दिया है। इस समझौते के तहत कंपनी स्वीडन और चीन में SAP, सीमेंस, टीम सेंटर, PLM और इंटीग्रेशन सर्विसेज को मैनेज करेगी, जिससे ग्लोबल ऑपरेशंस को सपोर्ट मिलेगा। कैनफिन होम्स के बोर्ड ने 15 रुपये प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड मंजूर किया है और सुरेश श्रीनिवासन अय्यर को दोबारा MD एंड CEO नियुक्त करने को हरी झंडी दी है। हालांकि ये RBI की मंजूरी पर निर्भर रहेगा। रिकॉर्ड डेट 19 दिसंबर 2025 तय की गई है। SBI 16 दिसंबर को जर्मनी की KfW के साथ 1,598.46 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट साइन करने जा रहा है। इस फंड का इस्तेमाल क्लाइमेट फ्रेंडली और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में किया जाएगा। इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना ने कनाडा की 35 क्रेडिट यूनियनों के साथ साझेदारी की है, जो 8 प्रांतों में फैली है और जिनकी कुल एसेट्स वैल्यू $13 बिलियन से ज्यादा है। इस पार्टनरशिप के जरिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग, पेमेंट्स और मेंबर सर्विसेज को बेहतर बनाया जाएगा।
BL कश्यप एंड सन्स को 7वां CKC से 615.69 करोड़ रुपए का बड़ा वर्क ऑर्डर मिला है, जो 7वां चेन्नई नॉलेज सिटी प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रक्चरल और सिविल वर्क से जुड़ा है। ये प्रोजेक्ट 31 महीनों में पूरा किया जाएगा। जाइडस लाइफ साइंसेज की US सब्सिडियरी सेंटिनल थेरेप्यूटिक्स की मेंकिस डिजीज थेरेपी QTX101 के लिए NDA को US FDA ने स्वीकार कर लिया है। इसके लिए नया PDUFA डेट 14 जनवरी 2026 तय किया गया है। FDA से जुड़ी ये प्रोग्रेस बहुत अहम मानी जाती है। KNR कंस्ट्रक्शंस को AY 2007-8 के लिए 72.03 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी ने साफ किया है कि वो तेलंगाना हाई कोर्ट में अपील करेगी और उसे किसी बड़े फाइनेंशियल असर की उम्मीद नहीं है। आयन एक्सचेंज को रेजॉन एनर्जी और आयनॉक्स सोलार से करीब 205 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए अल्ट्रा प्योर वाटर और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम से जुड़े हैं, जिससे शेयर में मजबूती देखने को मिल सकती है। RBL बैंक के CFO भुवनेश थराशंकर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जो 15 दिसंबर 2025 से प्रभावी होगा। कंपनी ने ये जानकारी रेगुलेटरी फाइलिंग में दी है। टॉप मैनेजमेंट में बदलाव के कारण शॉर्ट टर्म में शेयर पर दबाव या हल्की अस्थिरता देखने को मिल सकती है। लेमन ट्री होटल्स ने नेपाल में लेमन ट्री होटल बंदेपुर नाम की नई प्रॉपर्टी साइन की है, जिसे उसकी सब्सिडियरी कार्नेशन होटल्स मैनेज करेगी। इससे नेपाल में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होगी। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस में बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड इलाके में एक नया रेजिडेंशियल हाई राइज प्रोजेक्ट हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट का सेलेबल एरिया करीब 4.6 लाख वर्ग फुट है और इसमें 550 करोड़ रुपए की टॉप लाइन क्षमता है। गोखलार कॉरपोरेशन लिमिटेड के बोर्ड और ऑडिट कमेटी ने हिंदुजा नेशनल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के थर्मल पावर बिजनेस के मर्जर प्लान को मंजूरी दे दी है। इस योजना में शेयर एक्सचेंज रेशियो और वैल्यूएशन रिपोर्ट भी शामिल है। न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को एक ग्राहक से डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, कस्टमाइजेशन और मेंटेनेंस का ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की कुल कमर्शियल वैल्यू 16.53 करोड़ रुपए है और इसे अगले 5 साल